ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल की प्रवृत्तियां। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय की द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन की तीसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंजलि सिंह। आप हिंदी विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल की प्रवृत्तियां। मैं डॉक्टर अंजलि सिंह, निदेशक मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उसका नामकरण क्रमशः वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल किया है। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है, क्योंकि वे इस कालावधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन जिस आधार पर 1769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना गया है, इससे वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। इसलिए वीर गाथा काल नाम उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रश्न ये है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे इसे चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, संधि काल एवं सिद्ध सामंत काल तथा वीर गाथा काल आदि नामों से पुकारते रहे हैं। ग्रेयर्सन से पहले भक्तिमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कुछ कविवृत संग्रह लिखे गए थे, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई बात नहीं की गई थी। गारसा दत्तासी ने भी 1738 कवियों का वृत्त संग्रह किया, लेकिन उस काल विभाजन और नामकरण का कोई उल्लेख नहीं है। तासी के बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तजकीरा-ई-शरोआई हिंदी नाम का एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय पहली बार शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में किया, किंतु इसमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। वस्तुतः काल विभाजन कर नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार ग्रेयर्सन ही हैं। उनका दिया हुआ चारण काल इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि इस काल का समय तो 683 ईस्वी तक पीछे ले गया, किंतु चारण रचना या प्रवृत्ति का उल्लेख वे नहीं कर सके। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो किसी प्रवृत्ति विशेष पर आधारित नहीं है। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम लेकर उपस्थित हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जा सकता है।
आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच पहले 150 वर्ष के भीतर की रचनाओं में किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं, किंतु मुस्लिम आक्रमणों के साथ ही हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति मिलने लगी। वो थी राजाश्रित कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन, प्रबंध परंपरा रासों के नाम से, जिसे लक्ष्य करके ही इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवियों की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दिया है, जो तर्क संगत तो है, किंतु इससे इस काल की अवधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। इससे 8वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होने वाला यह साहित्य उससे छूट जाएगा, जिसे आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया था, किंतु यह हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य अंग है। साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो सकेगा। दूसरी बात ये कि जिन रासों काव्यों को वीरगाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप अप्रामाणिक है। इस तथ्य को स्वयं आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी का समर्थन किया, किंतु अपने ग्रंथ में प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल से आधुनिक काल तक का विकास दिखाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल से इस बात से असहमत हैं कि जिन रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया है, द्विवेदी जी ने उसे महत्वपूर्ण घोषित किया, क्योंकि वीर गाथाओं से अलग काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है तथा आदिकाल नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल में विभाजित किया। प्रथम काल भाषा की ओर तो दूसरा वर्ग विशेष का बोध कराता है, किंतु ये दोनों नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बना पाते। इसी भांति राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल नाम भी कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की उपेक्षा करता प्रतीत होता है, जैसे हठयोगी, नागपंथी कवियों एवं खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियां इसमें सम्मिलित नहीं हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया वीर काल केवल आचार्य शुक्ल के नाम का ही रूपांतरण है, ये कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता। वास्तव में आदिकाल नाम ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि से संबद्ध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल को साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं और भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परिवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे उपयुक्त और व्यापक नाम है। साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकाल साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जानना भी अपेक्षित है। आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है। 8वीं से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की कहानी है। इसी ने उस मनस्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान नहीं हो सकी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर पड़ा, जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। इस काल की राजनीतिक स्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग, हठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संस्कार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई।
इसी प्रकार आदिकाल की धार्मिक प्रवृत्तियां अत्यंत विषम एवं असंतुलित थीं। जन समाज पर गहरा क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगार आदि का साहित्य लिखा। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्ध में पिसती जनता ईश्वर की तरफ जाती तो वहां भी उसे भ्रम और भय की असहाय स्थिति मिलती। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। नारी भोग्या मात्र रह गई थी। सामान्य जन अशिक्षित था। सती प्रथा समाज का एक भयंकर अभिशाप था। अंधविश्वास के कारण शाप और वरदान की बात जनमानस में प्रचलित थी। दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारियों का संकट अलग। सामाजिक स्थिति भी इस विषमता में जीने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती जो उसे सांत्वना दे, मानसिक शांति प्रदान करे। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर पर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं ह्रास विकास की गाथा भी कहा जा सकता है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो रूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विहार, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया। संगीत, चित्र, वास्तु, मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपराएं धीरे धीरे क्षय होती गईं। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त करती निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मकता, चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थीं। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत रचना के केंद्र रहे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी इस युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य देश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में रहकर संस्कृत पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सामंत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा को रचना में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक में विभाजित हो चुका था। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्रियों के 2 रूप हैं। पहले वर्ग में वे रचनाएं हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। दूसरी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कही जा सकती है। पहले प्रकार में सिद्ध साहित्य, शावकाचार्य, नाथ साहित्य, राउलवेल, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रास, वर्ण रत्नाकर तथा दूसरे प्रकार में खुमान रासो, ढोला मारू रा दूल्हा, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंती गिरी रास, नेमीनाथ रास, वसंत विलास तथा खुसरो की पहेलियां आदि हैं। इन कृतियों की प्रामाणिकता व आकार वृद्धि या परिवर्तन के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सबसे तर्कसंगत है। वे लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म की भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निसंदेह उत्तम काव्य हैं और हम्मीर रासों की भांति ही साहित्य इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं। यही बात बौद्धों, सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। आदिकाल की साहित्य सामग्री को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल शंकराचार्य ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध परंपरा सहरपा से यह साहित्य प्रारंभ होता है। इन सिद्धों में सहरपा, शबरपा, लुइपा, डोभिम्पा, कण्हप्पा तथा कुकुरिपा आदि मुख्य सिद्ध कवि हैं। उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां प्रारंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा।
रूढ़ियों का विरोध, अक्खड़पन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा और सामाजिक जीवन के जो चित्र इनके साहित्य में उभरे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसका उत्स भी हमें इन्हीं साहित्यों में मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कविताओं की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन कवियों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है। फागु और चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम पद्यबद्ध की गईं। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रार्थना प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ का चरमोत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना गया है। मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ इसके आदि गुरु माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके घोर विरोधी थे। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नवीन खोजों के अनुसार गोरखनाथ ने 13वीं शताब्दी में अपना साहित्य लिखा। उनके ग्रंथों की संख्या लगभग 40 है, किंतु डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचनाओं को ही उनके द्वारा रचित माना है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्ग की संत काव्य के रूप में हुआ है। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उसमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुणकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। ये सभी हठयोगी प्रायः गोरखनाथ की हठयोग साधना का ही अनुकरण करते हैं, जो बाद में रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। वीर गाथा परक रासो ग्रंथ की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से है। फलतः इसका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उनके उत्तराधिकारी अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के कुछ संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं कारणों से अप्रामाणिक माना है और भाषा वैज्ञानिकों ने भी इसका समर्थन किया है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान इन कथनों पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। सत्य ये है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वे प्रसिद्ध हैं। रासो काव्य के अंतर्गत खुमान रासो का मूल रूप 9वीं शताब्दी का माना जाता है। तत्कालीन राजाओं के सजीव चित्रण, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के प्रारंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। वीर रस के साथ श्रृंगार, वस्तु वर्णन की रमणीयता, दोहा, सवैया, कवित्व, छंदों में इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। 1155 में नरपति नाल्ह कवि कृत बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य है।
यह हिंदी के आदिकाव्य की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासों की श्रृंगार परंपरा विद्यापति से प्राप्त हुई है। भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची और कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया और रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। हम्मीर रासो शारंगधर की कृति मानी जाती है, किंतु यह आज तक विवादित रचना बनी हुई है। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में प्रचलित आल्हा खंड का विकसित रूप परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। 1865 में चार्ल्स एलियट द्वारा प्रकाशित आल्हा खंड मौखिक परंपरा पर आधारित है, पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से कराया था। परमाल रासो सर्वथा प्रामाणिक कृति नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमाल रासों के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। जागनिक इसके रचयिता माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासों के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण नागरी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विद्वानों के कई वर्ग हैं। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया है कि कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने में लगे रहे, किंतु प्रक्षिप्त अंशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानना भी उचित नहीं है। यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। आदिकाल में इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर भी ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है ढोला मारू रादूला, जो 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक कथा काव्य है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश, खासकर राजस्थान में यह बहुत लोकप्रिय है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में प्रारंभ की थी, उसको ढोला मारू दूल्हा की रचना से विकास की एक नई दिशा मिली। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका आदि कृतियों का राठौरी ख्याति में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि प्रथम कृति की रचना केदार नामक कवि ने की थी। दूसरी कृति जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की। दोनों ही ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, किंतु राठौरी ख्यात में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। इसी प्रकार वसंत विलास कृति के रचयिता का पता नहीं है, किंतु इसके संबंध में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता के शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। आदिकाल को विद्वानों ने वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था, किंतु वसंत विलास ने राउरवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाया। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1283 ईस्वी के लगभग खुसरो का रचना काल माना जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल आदि प्रसिद्ध हैं। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। सारांश में अगर हम कहें कि आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ है। इस युग में हिंदी भाषा जन जीवन से इसको लेकर आगे बढ़ी। उसने अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र में बांधा। जीवन के विविध पक्षों का उसके साहित्य में चित्रण हुआ। परवर्ती काल के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं। अनेक काव्य रूप तथा शैली, शिल्प आदि आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए हैं। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है।
आज के व्याख्यान में बस इतना ही। हमारे आने वाले व्याख्यानों में हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, आशा है आपको इससे लाभ अवश्य मिला होगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की प्रवृत्तियां। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर अंजलि सिंह। उद्देशिका थीं दीवा तिवारी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।